आप जस्ट इमेजिन करो कि काश भुसुंडी जी की तरह आपको भी टाइम ट्रेवल करने का मौका मिला है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप पिछले 100 साल तक ही जा सकते हो। तो आपने 1987 और 1988 का टाइम चुना। तो अब संडे सुबह के 9:30 बजने वाले हैं। भारत की सड़कों पे एक अजीब सा सन्नाटा छा गया है, जैसे कोई कर्फ्यू लग गया हो। ट्रेन और बसेस स्टेशन पर ही रुक गए हैं, बाजार बिल्कुल खाली। हर घर में लोग नहा धोकर टीवी सेट के सामने जमीन पर बैठे हैं और टीवी के आगे अगरबत्ती जल रही है। क्यों? क्योंकि दूरदर्शन पे एक आवाज और एक धुन चलने वाली है। मंगल भवन मंगलहारी। देखो, लोग इसको ओजी रामायण इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये टीवी पे आने वाली पहली रामायण थी, बल्कि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक्टिंग नहीं भक्ति थी। अगर आज भी आपसे कोई कहे कि प्रभु श्री राम के बारे में सोचो, तो आंख बंद करते ही दिमाग में सबसे पहले अरुण गोविल जी का वो शांत मुस्कान और ठहराव वाली छवि आती है। माता सीता का नाम लेने से दीपिका चिकालिया जी का सौम्य चेहरा याद आता है और बजरंगबली के रूप में दारा सिंह जी के अलावा कोई और दिमाग में फिट ही नहीं होता। 87 में रामायण रिलीज हुई थी। आज 2024 कितने साल हो, उसके बाद भी आज उसी रामायण की बात होती है, आज उसी अरुण गोविल की बात होती है। तो ये अरुण गोविल का काम नहीं है। रामायण एक ऐसी कहानी है जिसे शायद हर कोई सुनना चाहे, देखना चाहे। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जब रामानंद सागर जी ने रामायण को बनाने की कोशिश की थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी रामायण को बैन करने की भी कोशिश की थी। और सिर्फ यही नहीं, आजकल राम मंदिर के लिए लोग लाखों रुपए दान कर देते हैं। वही उस टाइम रामानंद सागर की रामायण को कोई फंड करने के लिए भी रेडी नहीं था। और मेरी इन बातों से तुम समझ ही गए होगे कि आज की वीडियो रामानंद सागर जी की रामायण पे बेस्ड है। एंड एज यू ऑल नो, नामित मल्होत्रा के रामायण का भी ट्रेलर आ रहा है एंड आई एम श्योर कि दोनों रामायण के बीच कंपैरिजन तो होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो रामानंद सागर के रामायण पे भी बनाया जाए और आपको बताया जाए कि जितने चैलेंजेस नमित मल्होत्रा ने रामायण बनाने के लिए फेस किए हैं, उससे 10 टाइम्स ज्यादा चैलेंजेस रामानंद सागर ने फेस किए थे। मुझे जब मैं पीछे देखता हूँ मुड़ के अपनी जिंदगी में, तो लगता है कि 20-25 साल से कोई ऊपर की शक्ति इसको प्लान कर रही थी। अब वो चैलेंजेस क्या थे वो तो हम आपको डिटेल में बताएंगे, साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि रामानंद सागर ने रामायण बनाने का डिसीजन कब और कैसे लिया। और जहां आजकल वीएफएक्स वगैरह है रामायण जैसी एपिक स्टोरीज को स्केल को अचीव करने के लिए, बट 80s में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बिना वीएफएक्स और एडवांस टेक्नोलॉजी के रामानंद सागर ने रामायण के मैसिव स्केल को कैसे अचीव किया। और जब रामायण फाइनली टीवी पे टेलीकास्ट हुई, तो रामायण ने ग्लोबली कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए। तो आज की जो हमारी ये वीडियो है, इसमें रामानंद सागर की रामायण के बनने से लेके टीवी पे सक्सेसफुल होने तक की पूरी कहानी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और असली रामायण के बनने की कहानी जानने से पहले हम थोड़ी सी बात रामायण के क्रिएटर रामानंद सागर जी पे भी करेंगे। तो लेते हैं प्रभु श्री राम का नाम और करते हैं आज के वीडियो का शुभारंभ। तो रामानंद सागर का जन्म 29 दिसंबर 1917 को असल गुरुकुल नाम की एक जगह पे हुआ था, जो कि लाहौर के आसपास है। इट मींस कि रामायण के क्रिएटर आज के पाकिस्तान में पैदा हुए थे। और रामानंद सागर जैसे जैसे बड़े हुए, उन्होंने स्टोरी टेलिंग और फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट आने लगा। इसलिए सिर्फ 15 के एज में ही 1932 में उन्होंने एक साइलेंट फिल्म रेडर्स ऑफ द रेड के लिए क्लैपर बॉय का काम करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज कपूर के अंडर बहुत सारे प्लेस को डायरेक्ट किया। उन्होंने कुछ पंजाबी मूवीज लिखी, लाइक कोयल में एक्टिंग भी की। साथ ही साथ उन्होंने राज कपूर की सुपर हिट फिल्म बरसात की स्टोरी और स्क्रीन प्ले भी लिखा। लेकिन ये जो भी काम मैंने तुम्हें बताया ना, उसमें से ज्यादातर काम उन्होंने प्री इंडिपेंडेंस एरा में किया था। और फिर 1947 में आजादी और पार्टीशन के बाद वो इंडिया आ गए। इंडिया आने के बाद उन्होंने बॉलीवुड के बहुत से बड़े बड़े सुपरस्टार्स लाइक राज कपूर, दिलीप कुमार, इवन धर्मेंद्र के साथ भी काम किया। फिर उन्होंने खुद के प्रोडक्शन सागर आर्ट्स के अंदर बहुत सी मूवीज भी प्रोड्यूस की और डायरेक्ट भी की, जैसे बाजूबंद, मेहमान, जो कि फ्लॉप रही। उसके बाद बॉलीवुड छोड़ के वो मद्रास शिफ्ट हो गए और वहीं उन्होंने एज अ राइटर काफी काम किया और सक्सेसफुल भी रहे। मतलब मोटा मोटा ही वाज अ हार्ड वर्किंग गाय, जो पाकिस्तान से इंडिया आने के बाद सब कुछ खो देने के बावजूद भी इतना कुछ करता है। खैर, फिर उन्होंने दोबारा डायरेक्शन पे कदम रखा और सोचा कि इस बार उनकी बहुत सी मूवीज हिट रही, लाइक आरजू, चरस। और चरस ही वो फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान रामानंद सागर को रामायण बनाने का ख्याल आया। तो हुआ कुछ ऐसा कि 1976 में चरस की शूटिंग के लिए रामानंद सागर स्विट्जरलैंड गए। और वहां पे जब वो एक कैफे में अपने क्रू और फैमिली के साथ चिल कर रहे होते, तो कैफे ओनर एक टीवी चलाता है जिसमें कोई फ्रेंच फिल्म चल रही होती है। और उस टाइम टेलीविजन इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं हुआ होता। तो एक टेलीविजन पे एक फ्रेंच फिल्म देखते हुए रामानंद सागर को लग चुका होता है कि सिनेमा का फ्यूचर अब टेलीविजन ही है। और उसी मोमेंट पे उन्होंने डिसाइड कर लिया होता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर टीवी इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे और रामायण पे शो बनाएंगे। बट रामानंद सागर का फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का ये इकलौता रीजन नहीं था, बल्कि उस टाइम पे जब बॉलीवुड में माफियास और गैंगस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होने लगी थी,
और उस टाइम पे बहुत सी मूवीज की डील माफिया और गैंगस्टर करवाते, जिसके लिए आप हमारा ये दाऊद वुड वाला वीडियो चेक कर सकते हो। तो उन गैंगस्टर्स के डर से रामानंद सागर को लगा था कि फिल्म इंडस्ट्री अब सेफ नहीं है, तो टाइम रहते टीवी पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। और रामानंद सागर ने टीवी पे शिफ्ट होने का सोचा तो पूरी इंडस्ट्री ने कहा कि रामानंद सागर पागल हो गए। सो बेसिकली दे कॉल हिम अ मैडमैन, बट एज वी ऑल नो कि हिस्ट्री मैडमैन ही बनाते हैं, नॉर्मल इंसान तो नहीं कर पाते। तो रामानंद सागर ने किसी की नहीं सुनी और टीवी पे शिफ्ट हो गए और उन्होंने इंस्टेंटली रामायण को अनाउंस कर दिया। उन्होंने अपने बेटे को कहा कि इंडिया जाओ और एनआरआईज के पास रामायण के लिए फंड जुगाड़ करो। लेकिन उस टाइम पे सबको लगा कि इंडियन टीवी पे एक स्पिरिचुअल शो वर्क नहीं करेगा, इसलिए किसी भी रामायण के लिए कोई फंड नहीं दिया। बट रामानंद सागर ने अभी भी हार नहीं मानी, उन्होंने किसी तरह विक्रम बेताल नाम का शो प्रोड्यूस किया, जिससे कि वो सबको ये दिखा सके कि इंडिया में भी माइथोलॉजिकल शोज वर्क करते हैं। और हुआ भी कुछ वैसा ही। जब विक्रम बेताल टेलीकास्ट हुई तो इस शो ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। अब जब लोगों ने देखा कि विक्रम बेताल टीवी पे हिट हुई है, तो अब लोगों को लगने रहा है कि रामायण भी हिट हो सकती है, इसलिए अब रामायण को हर कोई फंड करने को रेडी हो गया। एक तरह से अगर विक्रम बेताल ना बनती तो शायद रामायण भी कभी नहीं बन पाती। अब भले रामानंद सागर को फंड मिलने लगे थे, बट स्टिल उनकी प्रॉब्लम अभी भी कम नहीं हुई थी, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि उस टाइम की गवर्नमेंट रामायण को बनाने और डीडी पे टेलीकास्ट होने से खुश नहीं थी। इवन कांग्रेस पार्टी के बहुत से लोग रामायण के फेवर में भी नहीं थे। इवन INB मिनिस्टर VN गडगिल को लगा कि अगर रामायण पे शो बनता है तो हिंदू पावर इंक्रीज होगी, इससे बीजेपी का वोट बैंक इंक्रीज होगा। ऑन द अदर हैंड ऐसी भी न्यूज आई कि राजीव गांधी ने खुद ऐसा सजेस्ट किया कि हमें रामायण और महाभारत जैसे शोज बनाने चाहिए और टीवी पे टेलीकास्ट करने चाहिए। अब राजीव गांधी ने तो शो को हरी झंडी दिखा दी, बट तुम्हें पता है कि इंडियन सिस्टम कितना करप्ट है। इसी करप्ट सिस्टम में रामायण को टेलीकास्ट होने से रोकने के बहुत जुगाड़ लगाए, बट रामानंद सागर ने हार नहीं मानी और एंड में उन्होंने किसी तरह गवर्नमेंट ऑफिसर्स के चक्कर काट काट के रामायण को ग्रीन लाइट दिलवा ही दी और फिर फाइनली रामायण पे काम शुरू हुआ। लेकिन तुम्हें शायद ये नहीं पता होगा कि रामायण पे काम करने से पहले रामानंद सागर ने ऑलमोस्ट 14 अलग अलग वर्जन पढ़े थे रामायण के। बट रामानंद सागर अपनी रामायण बनाने के लिए मेजर इंस्पिरेशन तुलसीदास जी और वाल्मीकि रामायण से ही लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ एलिमेंट्स तमिल और मराठी वर्जन वाली रामायण से भी उठाए होते हैं। अब अगर वीडियो में आगे चले तो फिर फाइनली मिड 80s में रामायण की शूटिंग स्टार्ट होती है। उन्होंने उस टाइम पे इतना ग्रैंड स्केल कैसे अचीव किया उसके ऊपर हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। पहले मैं तुमको बताता हूँ कि हर मेजर कैरेक्टर के लिए कास्टिंग कैसे की गई। अब कास्टिंग कैसे हुई वो चीज बताने से पहले तुम मेरे को ये बताओ कि तुमने कभी बचपन में विक्रम बेताल देखी? तो जिसने ये शो देखा है उनको पता होगा कि विक्रम बेताल में जिन एक्टर्स को काम दिया गया था उन सबको रामायण में भी कास्ट कर लिया जाता है। जैसे कि अरुण गोविल जी जिन्होंने किंग विक्रम का रोल प्ले किया था, उनको रामायण में श्री राम का रोल मिलता है। दीपिका चिकालिया जिन्होंने विक्रम बेताल के बहुत से एपिसोड्स में प्रिंसेस का रोल प्ले किया था, उनको माता सीता में कास्ट किया जाता है। सुनील लहरी जिन्होंने विक्रम बेताल में एक प्रिंस का रोल प्ले किया था, उनको रामायण में लक्ष्मण का रोल मिलता है। और दारा सिंह जी जिन्होंने वीरावर द वॉरियर का रोल प्ले किया था विक्रम बेताल में, उनको रामायण में हनुमान जी कास्ट किया जाता है। अब तुमको लग रहा होगा कि रामायण की कास्टिंग बहुत इजीली हो गई थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि विक्रम बेताल के ही एक्टर्स को रामायण में कास्ट किया गया था, बट स्टिल कास्टिंग के दौरान कुछ ऐसे चैलेंजेस आए थे। जैसे अरुण गोविल ने जब श्री राम के लिए ऑडिशन दिया था तो स्टार्टिंग में उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, बट बाद में सिलेक्शन कमेटी को लगा था कि राम के लिए अरुण गोविल जी ही परफेक्ट है। तो मैंने कहा मुझे रामचंद्र का चरित्र करना है, ठीक है, जब समय आएगा तो बताएंगे। फिर समय आया, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया गेटअप में पूरे, एंड आई वाज रिजेक्टेड आउटराइट। सिमिलर इश्यूज माता सीता के रोल के लिए भी हुआ था। एक्ट्रेस दीपिका चिकालिया ने मल्टीपल स्क्रीन टेस्ट दिए थे, तब जाके फाइनलाइज हुई थी। और रामानंद सागर सीता को कैसे फाइनलाइज किए उसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो तुमको खुद माता सीता बताएंगे। इवन सुनील लहरी जिन्होंने लक्ष्मण का रोल प्ले किया था, उनको पहले शत्रुघ्न का रोल ऑफर हुआ था, बट बाद में अचानक से उनको लक्ष्मण का रोल ऑफर कर दिया गया। अब देखो, ये जो कास्टिंग रामायण के स्टार्टिंग में बहुत ऑर्डिनरी कास्टिंग लगी थी, लेकिन इन एक्टर्स ने अपने रोल को इतने अच्छे से प्ले किया था कि आज भी इनको भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की नजरों से ही लोग देखते हैं। मतलब अगर अरुण गोविल जी आज भी किसी को दिख जाए तो लोग सर झुका के उनको प्रणाम करने लगते हैं। तो बेसिकली इस शो के कैरेक्टर्स को लोग बहुत तगड़ा इंपैक्ट हुआ। और बाकी अगर आप कास्टिंग पे वापस आए, अगर बात करें रावण की कास्टिंग की, तो स्टार्टिंग में रावण के लिए रामानंद सागर अमरीश पुरी कास्ट करना चाहते थे, बट इवेंचुअली ये रोल गुजराती एक्टर अरविंद त्रिवेदी को मिलता है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अरविंद त्रिवेदी गुजरात से मुंबई रावण के रोल के लिए नहीं, बल्कि एक माइनर बोटमैन के रोल के लिए आए थे, बट उनकी किस्मत में एक छोटा रोल नहीं बल्कि रामायण के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रावण का रोल लिखा था। अब अगर आगे चले तो मैं तुम्हें रामायण की कास्टिंग के सबसे इंटरेस्टिंग किस्से बताता हूँ, और ये किस्सा है लव कुश की कास्टिंग के बारे में। तो एक दिन रैंडमली रामानंद सागर एक कार के पीछे लव कुश लिखा देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि कार के ओनर के बच्चे होंगे। फिर रामानंद सागर उस कार के ओनर से बात करते हैं कि मैं आपके बच्चों से मिलना चाहता हूँ, और उनके बच्चों से मिलने के बाद रामानंद सागर उनका स्क्रीन टेस्ट भी लेते हैं जिसमें वो पास हो जाते हैं। लेकिन वह शूटिंग साइट पे रामानंद सागर की नाक में दम कर दिया होता है। हुजूर, ऐसा हमें पता चला, ऐसी खबर मिली
कि आपकी शूटिंग के दौरान रामायण की कुछ आर्टिस्टों ने आपको बहुत सताया? दिल्ली में आपके वो हैं जिन्होंने लव कुश का रोल किया है, जो पहली बार तीरंदाजी सीखते हैं, वो 3-4 साल के बच्चे जी, वो उन्होंने सताया? हाँ, ऐसा मुझे जिंदगी भर किसी ने नहीं सताया। उसके बाद रामानंद सागर ने उन बच्चों से कैसे डील किया था वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं दिल्ली आया, मिला, देखा बड़े बदमाश, तो बड़े बदमाश हैं तो अच्छे एक्टर भी होंगे, क्योंकि एक्टर के लिए शराफत जरूरी नहीं। तो मैंने उनको टेस्ट के लिए उमरगांव बुलाया, साहब वो टेस्ट में पास हो गए और उनसे काम शुरू किया। तो 6 दिन लिया उन्होंने, जो 1 दिन में काम जितना हो सकता था। मेकअप करके आ जाते थे, बहुत कुछ पता नहीं, और सडनली हमने कैमरा ऑन किया, लाइट्स ऑन की, उनका हम तो काम नहीं करेंगे। अच्छा, वो दोनों बच्चे कहते? हाँ, हम नहीं काम करेंगे आज, भाई नहीं, हम आज काम नहीं करेंगे बस, और उधर चले जाते थे। फिर मैंने जिंदगी में कभी सेट पे किसी को, वैसे भी मैं गुस्सा करता नहीं, तो किसी को डांटा नहीं, फटकारा नहीं। मैंने साहब हमने सबने मिलके एक प्लान बनाया। दूसरे दिन सेट पे अपने 2 असिस्टेंट्स को मैंने अब डंडे से खूब पीटा, एक मारते मारते टेबल तोड़ दी मैंने, और अब वो थोड़ा संभल गए कि ये तो बड़ा सख्त आदमी है। अब लव कुश की कास्टिंग का किस्सा जितना इंटरेस्टिंग है, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है वानर सेना की कास्टिंग का किस्सा। तो वानर सेना की कास्टिंग के लिए अलग अलग गांव जाके ढोल बजाया जाता है और सबको बताया जाता है कि जिसको 10 रुपए कमाने हैं वो वानर सेना में वानर का रोल करे और हमारे साथ चले। देखो, कास्टिंग से रिलेटेड जो भी मेजर इंटरेस्टिंग किस्से थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी है रामायण की शूटिंग की डिस्कस करने की। एज यू ऑल नो कि रामायण के अंदर बहुत इपिक बैटल्स हुई थी और उस टाइम पे वीएफएक्स वगैरह तो था नहीं। तो रामानंद सागर ने वो मैसिव स्केल कैसे अचीव किया था, कौन कौन से जुगाड़ लगाए थे जिनकी हेल्प से रामानंद सागर ने रामायण के बैटल सीन शूट किए थे। तो अब रामायण की शूटिंग की बात करें तो रामायण की मेजोरिटी शूटिंग वृंदावन स्टूडियो में हुई थी, जो कि उमाग्रम नाम की जगह पे है। अब तुम्हें अगर रामायण देखी होगी, तुमने नोटिस किया होगा कि रामायण में जो मोस्टली बैटल सीन्स थे उनमें एरोज इन्वॉल्व होती थी और उन एरोज पे अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स होते थे। तो उन एरोज वाले बैटल सीन को शूट करने के लिए रामानंद सागर ने सेट 2000 नाम की एक मशीन का यूज किया था। इस मशीन का काम बस इतना था कि जब भी 2 एरोज एक दूसरे से टकराते और उनमें जो साउंड इफेक्ट या विजुअल इफेक्ट देखने को मिलता, उन विजुअल और साउंड इफेक्ट्स को क्रिएट करने का काम ये मशीन करती। इसके अलावा तुमको याद होगा कुंभकर्ण का डेथ वाला सीन, तो उस सीन को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए क्रोमा टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। अब कुंभकर्ण के हाथ और सर वगैरह तो काट के अलग गिरते हैं, तो ऑब्वियसली वो एक्चुअल हाथ और सर नहीं थे, उनको प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्रिएट किया जाता था। फिर कुंभकर्ण के उस आइकॉनिक डेथ सीन को शूट किया जाता था। इवन सुनील लहरी ने भी एक वीडियो में बताया था कि कैसे जुगाड़ करके कुंभकर्ण वाले सीन शूट किए गए थे। अब अगर वीडियो में आगे चले तो रामायण की जो फाइनल बैटल थी बिटवीन राम सेना एंड रावण सेना, तो वो टीवी में बहुत ही मैसिव फील होती है और ऐसा लगता है कि हजारों लोग बैटल में इन्वॉल्व है। बट एक्चुअली इस बैटल के दौरान बहुत लिमिटेड एक्सट्रैक्ट्स हैं और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रामानंद सागर बहुत स्ट्रेटेजिकली अलग अलग जगह मिरर्स को प्लेस करते हैं। एक ऐसे एंगल से शूट किया जाता है कि उन मिरर से रिफ्लेक्शन क्रिएट हो, और जो एक्सट्रैक्ट्स बट लिमिटेड ही था वो स्क्रीन पे बहुत ज्यादा लगने लगा था, और ऐसा ही हुआ भी था। जो बैटल लिमिटेड एक्सट्रैक्ट्स के साथ शूट हुई थी वो स्क्रीन पे बहुत ज्यादा मैसिव फील हो रही थी। इसके अलावा बैटल में जो भी फ्लाइंग सीन्स थे लाइक हनुमान या फिर कुछ और कैरेक्टर्स के, तो उनको वायर रोप की हेल्प से पुल अप किया गया था। और अगर बात करें कि रामायण की शूटिंग में टोटल कितना टाइम लगा था, तो रामायण को कंप्लीट सीरीज को लगभग 550 दिनों में शूट कर लिया गया था। अब रामायण की शूटिंग के बाद अगर बात करें कि रामायण के प्रीमियर की, तो उसमें बहुत ही लफड़ा हुआ था। रामानंद सागर ने जो पायलट एपिसोड शूट किए थे उनको मल्टीपल टाइम रिजेक्ट कर दिया गया था। एपिसोड्स को रिजेक्ट करने के मल्टीपल रीजंस बताए जाते, जैसे कुछ लोगों का मानना था कि डायलॉग राइटिंग वीक थी, कुछ लोगों का मानना था कि सीता की कॉस्ट्यूम में स्लीवलेस एलिमेंट, इसलिए पायलट एपिसोड्स को रिजेक्ट कर दिया गया था। और ऐसा बताया जाता है कि रामानंद सागर ने पायलट एपिसोड के 3 अलग अलग वर्जन या 3 अलग अलग एपिसोड प्रिपेयर किए थे, बट एट द एंड ये सब रिजेक्ट हो गया था। लेकिन फिर जनवरी 1987 को दूरदर्शन में रामानंद सागर के कॉल आता है और उन्हें 2 वीक्स में एक पायलट एपिसोड रेडी करने को कहा जाता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि पायलट एपिसोड के लिए उन्होंने लगभग 4 अलग अलग एपिसोड शूट किए थे, तो फिर उन्होंने जल्दबाजी में उन 4 एपिसोड्स को कट किया, स्टिच किया और फाइनली एक पायलट एपिसोड रेडी किया। और जब वो पायलट एपिसोड 25 जनवरी 1987 को टेलीकास्ट हुआ तो इंडियन टेलीविजन हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। 25 जनवरी 1987 से लेके 31 जुलाई 1988 तक रामायण शो टीवी पर एयर हुआ, और ये शो उस टाइम पे सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि 55 फॉरेन कंट्रीज में भी टेलीकास्ट हुआ। उस दौरान लोगों ने इस शो को इतना देखा कि उस टाइम पे पूरी दुनिया ये शो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्पिरिचुअल शो बन गया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रामायण को 65 करोड़ लोगों ने देखा। इवन लिंका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग भी रामायण मोस्ट वॉच्ड स्पिरिचुअल शो बना, वो भी इन द वर्ल्ड। और जब लॉकडाउन में इस शो को दोबारा टेलीकास्ट किया गया तो इस शो के एपिसोड जिसमें लक्ष्मण
मेघनाथ की बैटल थी उसको 77 मिलियन लोगों ने देखा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और जब ये शो ओरिजिनली एयर हुआ तो उस टाइम पे इसके हर एपिसोड का कॉस्ट ऑलमोस्ट 9 लाख थी और हर एपिसोड का रेवेन्यू 40 लाख। इस शो ने ओवरऑल उस टाइम पे 23 करोड़ की कमाई की। सोचो कि 1988 में 23 करोड़ कमाना कितनी बड़ी बात थी। इसका अंदाजा तुम इसी बात से लगा लो कि 80s में बड़े बड़े सुपरस्टार्स के मूवीज के लिए भी 10 करोड़ कमाना बहुत मुश्किल होता। यहाँ रामानंद सागर ने बॉलीवुड मूवीज से ज्यादा पैसे टीवी से कमाए थे और 1987 से 1988 में शो की हाइप इतनी ज्यादा थी कि जहां ओरिजिनल शो के लगभग 52 एपिसोड्स प्लान किए गए थे, बट पब्लिक डिमांड को देखते हुए रामानंद सागर ने रामायण पर 26 एपिसोड्स और बनाए। लेकिन इन एपिसोड्स में कुछ ऐसा था जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल था और जो कंट्रोवर्शियल एलिमेंट्स थे वो थे माता सीता की अग्नि परीक्षा। अब वैसे तो ओरिजिनली जहां तुलसीदास अपनी रामायण खत्म की थी वहीं रामानंद सागर ने भी अपनी रामायण खत्म की थी, लेकिन फिर पब्लिक डिमांड तो थी तो उन्होंने पब्लिक डिमांड को फुलफिल करते हुए श्री राम के कोरोशन के बाद की स्टोरी भी दिखाई और फिर उस चीज पे काफी कंट्रोवर्सी भी हुई, बट उन कंट्रोवर्सी को रामानंद सागर ने बहुत सरलता से हैंडल किया। अब वैसे तो हमने रामानंद सागर जी की रामायण पे काफी डिस्कशन कर ली, इतना डिस्कशन करने के बाद आई थिंक वी ऑल कलेक्टिवली एग्री कि रामानंद सागर के रामायण को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। एंड आई होप कि नमित मल्होत्रा जो रामायण बना रहे हैं वो भी अच्छे से बनाए। एंड आई थिंक रामानंद सागर और नमित मल्होत्रा के रामायण के बीच कंपैरिजन तो हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या नमित मल्होत्रा की रामायण रामानंद सागर की रामायण को भी टॉप कर पाएगी? देखो टॉप कर पाएगी या नहीं वो तो हम रामायण पार्ट 1 के रिलीज के बाद ही हमें पता लगेगा। बाकी तब तक के लिए ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और इसे आगे बढ़ाना। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।